किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 26 जुलाई 2026 दिन रविवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फसल बीमा को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। कई किसानों का दावा है कि 1 एकड़ सोयाबीन की खेती में करीब 20,000 खर्च हुए हैं। बीमा का प्रीमियम भी जमा किया, लेकिन खाते में सिर्फ 70 रुपये का मुआवजा आया। अब किसानों का सवाल है, क्या 70 रुपये से एक बोरी बीज खरीदा जा सकता है? क्या 70 रुपये से एक बोरी डीएपी आती है? क्या 70 रुपये से एक बार ट्रैक्टर खेत में चल सकता है? क्या अगर नहीं, तो फिर इस बीमा का उद्देश्य क्या है? किसान पूछ रहे हैं, जब नुकसान हजारों रुपए का है तो मुआवजा दर्जनों रुपए का क्यों? आखिर बीमा कंपनियों ने यह राशि किस गणना के आधार पर तय की है? सरकार और बीमा कंपनियों को इसका जवाब देना चाहिए। मध्य प्रदेश के कुछ जिले में बीमा राशि आई और कुछ जिलों में बीमा की राशि नहीं आई। इसलिए अब दूसरे जिलों के किसान भी आवाज़ उठा रहे हैं। सीहोर, देवास, शाजापुर, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद और कई अन्य जिलों के किसानों का कहना है कि यदि फसल खराब हुई थी तो हमारे जिले का भुगतान कब होगा? क्या सरकार जिले अलग नियम लागू कर रही है? भुगतान चरणबद्ध तरीके से हो रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि किन जिलों में बीमा जारी हुआ है, किन जिलों में नहीं हुआ है और भुगतान की अगली तारीख क्या हो सकती है। किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल, किसान खाते में 70 रुपये, 500 रुपये या 10,000 कैसे तय होते हैं? क्या कोई अधिकारी खेत देखकर राशि तय करता है? जवाब है, आमतौर पर नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भुगतान अधिसूचित क्षेत्र की औसत उपज और निर्धारित नियमों के आधार पर किया जाता है। लेकिन किसानों का सवाल है, अगर मेरे खेत में 90% नुकसान हुआ है और गांव का औसत कम निकला तो मेरे नुकसान की भरपाई कौन करेगा? क्या वर्तमान व्यवस्था वास्तव में किसान के वास्तविक नुकसान को दर्शाती है? यही मुद्दा अब बहस का विषय बन चुका है। किसान भाइयों, अगर आपने बीमा कराया था लेकिन आपके खाते में पैसा नहीं आया तो सिर्फ इंतजार मत कीजिए। सबसे पहले बैंक से पूछिए कि बीमा कंपनी से कोई भुगतान आया या नहीं। फिर कृषि विभाग और संबंधित बीमा कंपनियों से अपने क्लेम की स्थिति पूछिए। यदि आपको लगता है कि भुगतान से गलती हुई है तो लिखित शिकायत दर्ज कराइए। किसान हेल्पलाइन और जिला कृषि कार्यालय में भी शिकायत की जा सकती है। किसानों का कहना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें हर किसान अपने मोबाइल नंबर से यह देख सके कि उसका क्लेम किस आधार पर बना और कितना स्वीकृत हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिवनी मालवा में किसानों के साथ रैली निकाली और मूंग खरीदी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस वर्ष किसानों की मूंग की केवल लगभग 25% खरीद कर रही है, जबकि पिछले वर्ष पात्र किसानों को पूरी उपज खरीदी गई थी। इसी मुद्दे को लेकर बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि पिछले साल की तरह इस बार भी उनकी मूंग की 100% खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए। आंदोलनकारियों का कहना है कि सीमित खरीदारी के कारण बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने को लेकर परेशान हैं। वहीं सरकार का कहना है कि मूंग खरीदी निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार की जा रही है तथा खरीदी प्रक्रिया लगातार जारी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सिवनी मालवा में किसानों के साथ रैली निकालते हुए बड़ा राजनीतिक ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, यदि वर्ष 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो प्रदेश में एमएसपी पर कानूनी गारंटी लागू की जाएगी और किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदी जाएगी। जीतू पटवारी ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम मिलना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है कि एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित करे। वही भाजपा सरकार का कहना है कि वह किसानों के हित में विभिन्न योजनाओं और समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था के माध्यम से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा है, उपचुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी ने पक्षपात किया तो चुनाव खत्म होने के बाद उससे हिसाब लिया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा है, सरकार बदलती रहती है, इसलिए अधिकारी निष्पक्ष रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। वहीं भाजपा ने इस बयान पर पलटवार करते हुए इसे अधिकारियों को धमकाने वाला बयान बताया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने दतिया पहुंचकर सबसे पहले प्रसिद्ध पीताम्बरा पीठ और बंखड़ेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में कई जनसभाओं को संबोधित किया और जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सिंधिया ने कहा, केंद्र और मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने दतिया में विकास कार्यों को गति दी है। उन्होंने एयरपोर्ट परियोजना, केंद्रीय विद्यालय, मेडिकल कॉलेज, बेहतर रेल सुविधाएं, ग्रामीण पेयजल योजना और अन्य विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा विकास और जन कल्याण के मुद्दों पर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस भी इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है, जिससे दतिया का चुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सीट खाली हो गई है। इसी चुनाव में भाजपा ने आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बनाया है। 30 जुलाई को मतदान होगा और 2 अगस्त को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। भारत देश की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से नीट परीक्षा विवाद पर पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर देश भर में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे देशव्यापी बन गया और संसद तक इसकी गूंज पहुंची। विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा था। आखिरकार आज धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दे दिया है। हालांकि आंदोलनकारी संगठनों का कहना है उनकी लड़ाई केवल एक मंत्री के इस्तीफे की नहीं है, बल्कि पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार की है। अब समझते हैं कि यह आंदोलन आखिरकार शुरू कैसे हुआ। मई 2026 में नीट परीक्षा को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद खड़ा हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। इसी दौरान अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP नाम से एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। कुछ ही दिनों में लाखों युवा इस अभियान से जुड़ गए। सोशल मीडिया पर शुरू हुआ यह अभियान धीरे धीरे दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया और फिर देश भर में छात्र सड़कों पर उतरने लगे। आंदोलन सिर्फ नीट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही जैसे मुद्दे पर भी इसमें जुड़ते चले गए। आंदोलन को सबसे बड़ा मोड़ तब मिला जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक छात्रों के समर्थन में सामने आए। उन्होंने 26 दिनों तक भूख हड़ताल की। इसी दौरान दिल्ली पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को हटाने की घटना ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया। बाद में केंद्र सरकार की ओर से बातचीत शुरू हुई। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच कई दौर की चर्चा हुई, लेकिन लिखित आश्वासन मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कहा, जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आंदोलन की पहली बड़ी मांग थी, जो अब पूरी हो चुकी है, लेकिन आंदोलन यहीं खत्म नहीं हुआ है। दूसरी मांग उन छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की है, जिन्होंने परीक्षा विवाद और मानसिक तनाव के बीच कथित तौर पर आत्महत्या की है। तीसरी मांग है आंदोलन के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और युवाओं पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं। सरकार ने कुछ मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन सभी मांगें अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। इसलिए CJP ने कहा है कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश की नज़र केंद्र सरकार के अगले कदम पर है। नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, NTA में क्या बदलाव होंगे और भविष्य में पेपर लीक कैसे रोके जाएंगे, इन सवालों के जवाब अभी बाकी है। CJP और छात्र संगठनों का कहना है उनका उद्देश्य केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाना है जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों के साथ न्याय हो। आने वाले दिनों में संसद, सरकार और छात्र संगठनों के बीच होने वाली बातचीत तय करेगी यह आंदोलन यही खत्म होगा या आगे और बड़ा रूप लेगा। सीहोर के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुखारविद से 24 जुलाई से 28 जुलाई तक भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। वहीं 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिव दीक्षा एवं गुरु दीक्षा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं को पहुंचने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन और समिति ने विशेष व्यवस्थाएं की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से भारत के लिए गर्व की खबर आई है। बिहार के रहवासी पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुषों की
हेवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को इन खेलों का पहला पदक दिलाया है। झंडू कुमार का बचपन बेहद संघर्षों में बीता। दिव्यांग होने के कारण उनका नाम झुन्नू था, लेकिन गांव के कई लोग उन्हें झंडू कहकर चिढ़ाते थे। आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए सब्जियां बेची और ई रिक्शा भी चलाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते हुए आज देश के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर करोड़ों भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि झंडू कुमार ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिला अस्पताल से एक वीडियो वायरल होने के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा। आरोप है कि चूहे मारने का जहर खाने वाले एक युवक के पेट साफ करने की प्रक्रिया के दौरान पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल किया गया। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित डॉक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी शुरू कर दिया है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि उपचार में चिकित्सा प्रोटोकॉल का पालन हुआ था या नहीं। अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड डील की। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ आखिरकार होता क्या है। टैरिफ का मतलब है टैक्स। जब एक देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो उस सामान पर जो आयात कर लगाया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत की कोई कंपनी अमेरिका को 100 रुपये का सामान बेचती है और अमेरिका उस पर 10% टैरिफ लगा देता है तो अमेरिकी खरीदार को वहाँ सामान 110 रुपये में पड़ेगा, यानी भारतीय सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका में ही बने। उनका कहना है कि यदि विदेशी सामान महंगा होगा तो अमेरिका लोग अपने देश में बने उत्पाद ज़्यादा खरीदेंगे, इससे वहाँ की फैक्ट्रियाँ चलेगी और रोजगार बढ़ेगा। भारत को इससे क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो अमेरिका को कपड़े, जूते, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी और कुछ कृषि उत्पाद निर्यात करती है। सामान महंगा होने से ऑर्डर कम हो सकते हैं और निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। किसानों पर इसका क्या असर होगा। इसका असर हर किसान पर सीधे नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पाद आधारित सामान महंगे हो जाते हैं तो निर्यात कम हो सकता है। यही कारण है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में कृषि सबसे बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। अब मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। 27 जुलाई सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। भोपाल, सीहोर, इंदौर और उज्जैन संभाग में भी दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। किसानों को सलाह है कि मौसम को देखते हुए ही खेतों में कार्य करें। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, लेकिन सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यूसीसी अभी लागू नहीं हुआ है। विधानसभा में बिल पास हो चुका है, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। सबसे पहले राज्य सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। इसके बाद 19 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। फिर इसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया और अब बहस के बाद विधानसभा ने बिल पास कर दिया है। लेकिन विधानसभा से बिल पास होना ही अंतिम चरण नहीं होता है। अब यह बिल राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल को मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसकी अधिसूचना यानी गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद ही यह कानून पूरे मध्य प्रदेश में लागू होगा। यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलेगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यूसीसी लागू करने के बाद क्या बदलेगा। इस कानून का उद्देश्य शादी, तलाक, संपत्ति के बंटवारे, गोद लेने और लिव एंड रिलेशनशिप जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करना होगा। प्रस्तावित कानून में बहुविवाह पर रोक, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, लिव रिलेशनशिप का पंजीकरण और बेटा बेटियों के समान अधिकार जैसे प्रावधान शामिल है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है, क्योंकि अगर राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून लागू हो जाता है तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि राज्यपाल की मंजूरी कब मिलेगी और सरकार इसे किस तारीख तक लागू करेगी। फिलहाल बिल विधानसभा से पास हो चुका है, लेकिन लागू होने के लिए राज्यपाल की मंजूरी और सरकार की अधिसूचना का इंतजार है। यानी अभी मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू नहीं हुआ है, लेकिन कानून बनने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।